तो बेटे हमने चैप्टर शुरू कर रखा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने कल आपको लगभग जितना भी फोटोन के बारे में था वो मैंने आपको बता दिया था। चैप्टर का नाम था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके अंदर मुझे क्या करना है, मैटर जो कि आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको तो मुझे वेव की तरह प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही जो मेरे पास बेटे सेकंड जो पार्ट है रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी मतलब वो एक लाइट वेव है, उसको मुझे क्या प्रूव करना है बेटे, पार्टिकल प्रूव करना है, जिसको मैंने फोटोन मान लिया था, ठीक है। अब मुझे क्या बेटे कि मैं ये कर चुका हूँ कि जो एक फोटोन होता है, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है बेटे होता है एच न्यू, ठीक है, या फिर किसके बराबर होता है, एच सी बाई लैम्डा। सिमिलरली जो उसका मोमेंटम होता है फोटोन का वो किसके बराबर होता है बेटे, एच अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। क्लियर है? तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है बेटे। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम इस वाली रिलेशन को मैं अगर h अपॉन लैम्डा की जगह ये पुट करूँ ना बेटे, तो आपके पास ये टर्म भी आ सकती है, E बराबर P इंटू में C। तो ये भी किसका फॉर्मूला माना जाएगा बेटे, एनर्जी का फॉर्मूला माना जाएगा। क्यों? क्योंकि h अपॉन लैम्डा किसके बराबर है बेटे, P के। तो मैंने इस वाली टर्म की जगह कितना पुट कर दिया, P पुट कर दिया, P इंटू में C पुट कर दिया, तो वो भी एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर ही बनेगा। P क्या बेटे, फोटोन का मोमेंटम, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, चलो जी। तो सबसे पहले जो मुझे फोटोन कैलकुलेट करना है बेटे, मुझे कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हेडिंग डाले ना, नंबर ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बेटे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख देता हूँ बेटे मैं, डोंट वरी। अब क्या मतलब है इसका, सपोज कर कि आपको बोलेगा बेटे क्या कि मुझे ना यहाँ पे मुझे किसी सरफेस के ऊपर फोटोन्स की एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए मुझे? फोटोन्स की एनर्जी चाहिए। एक्चुअली फोटोन क्या बेटे, एक छोटा सा पार्टिकल है, उसको मैं पैकेट भी बोल सकता हूँ, एनर्जी का एक पैकेट है, ठीक है, जिसको आप फोटोन के नाम से जानते हो। लाइट जो वेव है वो एक पार्टिकल से मिलकर के बनी है, जिसको मैंने फोटोन बोला है, ये मुझे मालूम है बेटे, ठीक है। तो ध्यान से सुन, कई बार तेरे को ना क्वेश्चन दे देता बेटे, वो क्या कि मान ले तुझे ना, मैं सीधा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो कि तुझे बोलेगा कि मुझे ना 10 की पावर माइनस के 17 जूल एनर्जी चाहिए बेटे, ठीक है। तो बताओ कि मुझे कितने नंबर ऑफ फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी ताकि मैं इस वाली एनर्जी को क्या कर लूँ बेटे, गेट कर लूँ फोटोन्स की हेल्प से। तो ध्यान से सुन बेटे, क्या कि बेसिकली तेरे पास क्या ये टोटल एनर्जी है, क्या बेटे, ये टोटल एनर्जी है। ओके, क्या बेटे, ये टोटल एनर्जी है, ठीक। तो मुझे ये बात मालूम है बेटे क्या कि एक फोटोन का जो एनर्जी है बेटे वो कितना है, h इंटू न्यू है। कितना है? h इंटू न्यू है। तो मान लो बेटे मुझे इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, मतलब 10 की पावर माइनस 17 जूल एनर्जी लाने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ फोटोन चाहिए। सपोज करता हूँ बेटे मुझे चाहिए स्मॉल n नंबर ऑफ फोटोन। तो स्मॉल n नंबर ऑफ फोटोन हो बेटे, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, वो है h इंटू न्यू है। कितनी है भाई? h इंटू न्यू है। तो मैं क्या करूँगा बेटे, इस एनर्जी को किसके बराबर पुट कर दूंगा बेटे, इस टोटल एनर्जी, यानी कि 10 की पावर माइनस 17 के बराबर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली जो टोटल एनर्जी आपको चाहिए उसके लिए जो नंबर ऑफ फोटोन होंगे वो कितने होंगे बेटे, स्मॉल एन। तो जो स्मॉल एन का वैल्यू आएगा वो कितना आया बेटे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय में h इंटू न्यू, या फिर कितना है बेटे, टोटल एनर्जी h, म्यू की वैल्यू होती है c बाई लैम्डा, c इंटू में c बाई लैम्डा, मतलब लैम्डा चला गया बेटे ऊपर, इस तरह से। क्लियर है मेरी बात? तो ये किसका फॉर्मूला बना बेटे कि अब मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर आती है बेटे, n इंटू एच न्यू के। अगर एच न्यू एक फोटोन की एनर्जी है तो n नंबर की कितनी बने बेटे, वो टोटल एनर्जी बन जाएगी, यानी कि 10 की, मान लो ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था कि 10 की पावर माइनस के 17 जूल है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको बोल देगा कि मुझे लैम्डा दे रखा है 15 नैनोमीटर, जो भी दे रखा है, तो मुझे उस एनर्जी के कितने नंबर ऑफ फोटोन्स चाहिए कि मेरे पास जो एनर्जी बने वो कितनी बने बेटे, आप 10 की पावर माइनस के 17 जूल बन जाए, ठीक है। ध्यान से सुन, मैंने यहाँ पे जूल में आंसर लिया, हो सकता है आपके पास वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे दे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स आते हैं वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो किसके बराबर आते हैं बेटे, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय में एच न्यू, या फिर टोटल एनर्जी डिवाइड बाय में टोटल एनर्जी इंटू लैम्डा डिवाइड बाय में एच सी के बराबर आते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया। बात क्या बेटे, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी।
किसके टर्म्स में चाहिए बेटे, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बेटे। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दिया इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी से आप क्या समझते हो, मान लो बेटे पहले मैं इंटेंसिटी को ही डिफाइन कर देता हूँ। मान लो बेटे आपके पास ये लाइट सोर्स है, कौन सा सोर्स है बेटे, ये लाइट सोर्स मान लिया मैंने, लाइट सोर्स है बेटे। अब अगर ये लाइट सोर्स है तो डेफिनेटली ये क्या अमिट कर रहा है, फोटोन्स अमिट कर रहा है चारों डायरेक्शन के अंदर, चारों तरफ। फोटोन अमिट करने का मतलब क्या है कि ये एनर्जी अमिट कर रहा है बेटे, एनर्जी फेंक रहा है अपने चारों तरफ बेटे, इन टर्म्स ऑफ फोटोन बेटे। सपोज कर कि मैं क्या करता हूँ, इस लाइट सोर्स से स्मॉल आर दूरी पे चला गया, कहाँ चला गया बेटे, स्मॉल आर दूरी पे। तो मुझे ये पता करना है कि इस आर दूरी पर कितनी इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी है। तो मैं पता क्या करूँगा बेटे, ध्यान से सुन, इस लाइट सोर्स से अगर आप आर दूरी पर जाओगे, इस लाइट सोर्स से अगर आप आर दूरी पे जाओगे तो आप बेसिकली एक स्फीयर ट्रेस कर दोगे। क्या ट्रेस कर दोगे बेटे, स्फीयर ट्रेस कर दोगे, ठीक। तो जैसे ही आप स्फीयर ट्रेस करोगे, तो ध्यान से सुन, स्फीयर मैंने ट्रेस कर दिया, मतलब जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी निकालना है आप क्या करोगे, वहाँ पे स्फीयर ट्रेस कर दोगे। तो इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया है बेटे, उसको मैं लिखता हूँ आई से। इंटेंसिटी जो होती है वो होती है क्या बेटे, एनर्जी फॉलिंग, मतलब इस वाले एरिया के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है बेटे कि अगर ये लाइट का सोर्स है तो यहाँ पे वो फोटोन सबमिट कर रहा है, फोटोन फेंक रहा है, फोटोन जा रहे हैं इसके ऊपर, इस वाले एरिया के ऊपर क्या पड़ रहे हैं बेटे, फोटोन्स पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इंटेंसिटी को डिफाइन करा क्या बेटे, एनर्जी फॉलिंग, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या डिफाइन करा बेटे मैंने इंटेंसिटी को, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कहने का मेरा मतलब ये है बेटे क्या, कि अगर आप ये वाला एरिया चूज कर लेते हो, ये वाला एरिया चूज कर लेते हो, मतलब इस स्फीयर का एरिया चूज कर लेते हो, तो एक सेकंड के अंदर कितनी इसके ऊपर एनर्जी फॉल कर रही है वो आपकी क्या कहलाई जाएगी, इंटेंसिटी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटे, इंटेंसिटी कहलाई जाएगी। अब इंटेंसिटी का जो रियल मीनिंग है ना बेटे लाइट सोर्स से केस में, वो है चमकने से, कि कौन सा सोर्स ज़्यादा चमक रहा है। ध्यान से सुन बेटे, क्या कि जैसे जैसे आप आर दूर जाते रहोगे, मतलब इस वाले लाइट सोर्स से दूर जाते रहोगे ना, तो उस वाले पॉइंट पे आप क्या निकालोगे। सपोज कर मैं यहाँ पे आऊँगा, तो ये सपोज कर दूरी कितनी है बेटे, इसकी R1 दूरी है, कितनी दूरी है इसकी, R1 दूरी है। तो मुझे इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी का मतलब है चमकना। तो जैसे आप इससे दूर जाओगे बेटे, तो ध्यान से सुन, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो कितना आंसर आएगा बेटे, सोच के देख, वो आएगा, अच्छा कितना आंसर आया बेटे, वो आएगा एनर्जी फॉलिंग। अब ध्यान से सुन बेटे कि ये जो क्या बोलते हैं लाइट सोर्स है ना, वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली फेंक रहा है। क्या कर रहा है बेटे, कॉन्टिन्यूसली फेंक रहा है, हर सेकंड में बराबर एनर्जी फेंक रहा है। तो ये बात तो कन्फर्म बेटे कि जितनी एनर्जी यहाँ पे जाएगी ना, उतनी ही एनर्जी यहाँ पर भी जाने वाली है। मतलब मैं इस वाले पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर लूँगा, एक स्फीयर ड्रॉ कर लूँगा ऐसे। तो जितना एनर्जी इस वाले स्फीयर पे जाएगा, उतना ही एनर्जी इस वाले स्फीयर पे जाने वाला बेटे। क्यों कि मान के चल कि इसने ना एक सेकंड के अंदर 50 फोटोन सेंड किए, तो 50 के 50 फोटोन इस वाले स्फीयर पे भी डलेंगे और इस वाले स्फीयर पे भी डलेंगे, जो कि तेरा पूरे बड़े वाला स्फीयर है, ठीक है। मतलब मैं पूरा बना देता हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वाले स्फीयर पे डलेंगे बेटे, ठीक है। बट जो इंटेंसिटी आएगी ना, वो इस वाले स्फीयर पे कम आएगी। क्यों भाई साहब, सोच के दे बेटे, अगर मैं यहाँ इंटेंसिटी लिखना चाहूँ तो एनर्जी फॉलिंग तो दोनों में सेम है। इस वाले स्फीयर के ऊपर जो एनर्जी फॉलिंग आएगी वो सपोज कर EI है, डिवाइड बाय में टाइम कितना लिया बेटे मैंने, 1 सेकंड ले लो, कितना ले लो, 1 सेकंड ले लो, इनटू में 1। इसका एरिया कितना बनेगा, वो बनेगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। कितना बनेगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सिमिलरली बेटे ये जो बड़े वाला स्फीयर है, इसके ऊपर जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी बेटे, वो आएगी E डिवाइड बाय में एरिया कितना इसका बेटे, 4 पाई R1 स्क्वायर इनटू में 1 सेकंड। मैं 1 सेकंड के अंदर भीतर ले रहा हूँ इस चीज़ को। तो ध्यान से सुन बेटे, ये वाली टर्म क्या है, बड़ी है, ये वाला एरिया क्या बेटे, बड़ा है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है बेटे, कम होने वाली है। अगर यहाँ पर है कितनी बेटे, I है, और यहाँ मैंने कितनी मान ली, I1 मान ली, तो एनर्जी तो दोनों में सेम फॉल कर रही है, एनर्जी दोनों में क्या कर रही है बेटे, सेम फॉल कर रही है। बट ये जो R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बेटे R1 स्क्वायर है। ऑब्वियसली जो तेरा R1 है ना, वो बड़ा है किसके कंपैरेटिवली बेटे, स्मॉल r के कंपैरेटिवली। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इंटेंसिटी होगी ना I,
ये वाली इंटेंसिटी वो बड़ी होगी किससे बेटे, I1 से। क्यों, अगर R1 बड़ा है तो I तेरा ऑब्वियस ही बात है बेटे छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटे, R1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैंने इंटेंसिटी को डिफाइन करा एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इमेजिन कर बेटे कि मैं इसको तेरे को विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। मान ले कि तेरे पास यहाँ पे बल्ब रखा है, अगर तू उस बल्ब को ना दूर से देखेगा बेटे तेरे को कम मतलब वो कम चमकेगा। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ चमकने से है, बट अगर जैसे जैसे तू पास जाएगा ना तेरे को वो चमकना ज़्यादा शुरू कर देगा, और पास जाएगा और चमकना शुरू कर देगा, और पास जाएगा बेटे क्या करेगा, और चमकना शुरू कर देगा। क्लियर है मेरी बात बेटे। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटे, यहाँ पे जो इंटेंसिटी ले रहा हूँ ना मैं, बेसिकली वो क्या है, यहाँ पे चमकने से है। और इंटेंसिटी होती क्या है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी एरिया के अंदर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फॉल करती है वो उसकी क्या कहलाती है बेटे, इंटेंसिटी कहलाती है। आपको जिस भी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी सोर्स के द्वारा, आप क्या करो, वहाँ पे एक पूरा का पूरा स्फीयर ट्रेस कर लो। क्यों, क्योंकि बेटे जितनी इंटेंसिटी यहाँ पर होगी इतनी यहाँ पर बात समझ में आई। अगर ये 1 सेकंड के अंदर 50 फोटोन फेंक रहा है तो वही 50 फोटोन बेटे यहाँ पर भी जा रहे हैं, यहाँ पर भी जा रहे हैं। बट फ़र्क किसमें बेटे, एनर्जी में फ़र्क है। एनर्जी फॉलिंग तो इस पे भी सेम है और इस पे भी सेम है, बट डिफरेंस किसमें बेटे, उनकी दूरी में है, उसके एरिया में है, इंटेंसिटी के अंदर है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे इंटेंसिटी उतनी ही कम तेरी होती रहने वाली है। क्लियर है मेरी बात बेटे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब अगर आप क्या करते हो बेटे, इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हो एरिया से। अब मैं एरिया को ना कैपिटल ए से लिख रहा हूँ बेटे, किससे लिख रहा हूँ, कैपिटल ए से। ठीक है, चलो जी देखते हैं। ये मैंने रब कर दिया, होप आपको इंटेंसिटी समझ में आ गया होगा। अब मान ले बेटे क्या है कि मैंने एरिया को किससे लिख दिया बेटे, कैपिटल ए से, टाइम को लिख दिया मैंने स्मॉल टी से, और एनर्जी फॉलिंग को लिख दिया बेटे मैंने किससे, ई से। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। तो आई इंटू मैं अगर ए करता हूँ तो तेरे पास क्या आएगा बेटे, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम आ जाएगा। कितना आएगा, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात बेटे। चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मान ले बेटे क्या, ये क्या एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में कितना एनर्जी फॉल करती है। मैंने क्या माना है कि सपोज कर कि मैंने कैपिटल एन ले लिया बेटे। अब ये कैपिटल एन पता क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड। मतलब मैंने एन को कितना मान लिया बेटे, कैपिटल एन को क्या मान लिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करते हैं। अब अगर बेटे एक का एनर्जी एच न्यू है, कितना है, एच न्यू है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं पर सेकंड कितने बेटे, एन, तो अगर मैं एन की मल्टीप्लाई एच इंटू न्यू से कर दूंगा तो ये पता क्या बन जाएगी, ये बन जाए बेटे क्या, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड। बेसिकली ये किसके बराबर आ गया बेटे, ये बराबर आ गया किसके, ई बाई टी के, और ये हमने लिख दिया बेटे क्या, एन इंटू एच न्यू। ठीक है, आई इंटू ए इक्वल टू एन, कैपिटल एन इंटू एच इंटू में म्यू कितना होता बेटे, सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से जो एन आया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड किसी एरिया के ऊपर, वो कितने आएंगे बेटे, वो आएंगे आई ए लैम्डा डिवाइड बाय में एच सी, आई ए लैम्डा डिवाइड बाय में बेटे एच सी। आपके पास ये आंसर आने वाला है कि 1 सेकंड के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब हम बेसिकली बेटे हमारा सेकंड टॉपिक था इसके अंदर, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के टर्म्स में। क्लियर है, चलो जी बहुत बढ़िया। तो हम 2 टॉपिक कर चुके हैं यहाँ पे। हमने पहले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाले थे, किसकी टर्म्स में बेटे, एनर्जी के टर्म्स में। अब मैंने क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड किसी एरिया पे वो कितने डलने वाले हैं, वो इस वाले फॉर्मूला से निकलेंगे, इंटेंसिटी ए लैम्डा एच इंटू सी। ध्यान से सुन बेटे, अगर आपको इंटेंसिटी का यूनिट लिखना पड़ जाए तो आप उसका यूनिट क्या लिख सकते हो बेटे, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, एरिया का होता है बेटे मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है बेटे, पर सेकंड। तो बेसिकली जो इंटेंसिटी होती है उसका जो यूनिट है बेटे आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको दे रखा है जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड, उसका मतलब वो कौन सी टर्म दे रहा है बेटे, वो इंटेंसिटी की टर्म्स दे रहा है। क्या दे रहा है, वो इंटेंसिटी दे रहा है आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे क्या, कि अब मुझे जो इंटेंस निकालने हैं ना, नंबर ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ किस में निकालने बेटे, पावर के अंदर निकालने हैं। किसके अंदर निकालने हैं,
पावर के अंदर। क्लियर है? पावर के अंदर कैसे निकालेंगे, देखो चीज़ वही है बेटे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, चीज़ वही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ पावर डालो बेटे, अब इन टर्म्स ऑफ पावर, तो आपका ये थर्ड टॉपिक बन जाएगा, मतलब थर्ड पार्ट बन जाएगा इस वाले पार्ट का। अब ध्यान से देख, ध्यान से सुन बेटे, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? वो होता है बेटे पावर। क्या होता है? पावर। तो यहाँ से जो आई आया है वो किसके बराबर आया बेटे? वो आया है पावर के बराबर, पावर के बराबर। और इनटू में कितना आया बेटे? ऑब्वियस सी बात है बेटे। अच्छा मैं पूरा कर देता हूँ, आई इंटू ए वो था ई बाय स्मॉल टी के बराबर। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाय टाइम कितना होता है बेटे? पावर होता है। और पावर अभी अभी हमने लिखा था ना, किसके बराबर आई थी बेटे? एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स की टर्म्स में हुआ था एन इंटू एच इंटू मेन्यू। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ पावर वो किसके बराबर आएंगे बेटे? वो आएंगे एन इक्वल टू पी अपॉन में एच इंटू में न्यू। और इसको मैं लिख सकता हूँ कितना बेटे? पी ओवर एच इंटू में न्यू कितना होता है? सी बाय लैम्डा। तो सी बाय लैम्डा इंटू में दिस, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड इन टर्म्स में क्या बेटे? पावर है। ध्यान से सुन, इस इंटेंसिटी का एक यूनिट और हो सकता है। क्या हो सकता है बेटे? ध्यान से सुन कि जो इंटेंसिटी है ना बेसिकली वो क्या है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। तो इस पूरी यूनिट का, इस पूरी वाली टर्म का जो यूनिट बनने वाला है वो ऑब्वियसली पता है बेटे क्या बनने वाला है? वॉट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? वॉट बनने वाला है। और एरिया क्या बेटे? मीटर स्क्वायर है। तो आपको इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर में भी आपको उसका यूनिट मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो जी। तो आपके पास बेटे क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ, मतलब आप फोटोन्स के ना एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको नंबर ऑफ फोटोन बताने हैं, तो आप इन्हीं 3 फॉर्मूला का यूज़ करके आसानी से नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आप हो सके तो इन तीनों फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करो या फिर इनको समझने की कोशिश करो। और इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आप इतना मान करके चलो इस वाले चैप्टर में वो चमकने से है। आप लाइट के सोर्स के बिल्कुल पास जाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ने मतलब क्या बेटे कि जितनी पास आप जाओगे वहाँ पे उतना ही छोटा स्फीयर बनेगा, उतना ही छोटा स्फीयर क्या बनेगा? अगर उतना ही छोटा स्फीयर बने बेटे तो इंटेंसिटी वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, अगर आप R1 R2 R3 इस तरह से लेते हो ना इस वाले सोर्स से, जैसे मैंने यहाँ पे लिया बेटे, ध्यान सुन, ये मैंने अगर R2 मान लूँ, इसको मैं एक R1 मान लूँ, तो हर दूरी पे इंटेंसिटी जो होगी ना वो अलग अलग होगी, बट जो एनर्जी फॉलिंग होगी ना वो हमेशा ही क्या होगी बेटे? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 सेकंड में 100 फोटोन छोड़ेगा तो 100 फोटोन इसके ऊपर भी डलेंगे, वो इसके ऊपर भी डलेंगे बेटे, तो एनर्जी फॉलिंग तो सेम होती है, ऑब्वियस सी बात है बेटे। फर्क किस में आता है बेटे? इस वाले फैक्टर में। तो इस वाले फैक्टर की वजह से जितना ज़्यादा दूरी, जितना बड़ा ये फैक्टर होगा उतनी ही कम तेरी क्या होने वाली है बेटे? इंटेंसिटी होने वाली है। और आपने ऐसा महसूस भी किया होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटे। और जो यूनिट है वो क्या बनती है? जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर क्या बनती है बेटे? वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटोन निकालने के आपके पास ये वाले फॉर्मूले हैं। एक जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था वो शायद ये लिखा था ना कि E डिवाइड बाय में H इंटू में न्यू, और ये क्या था बेटे? ये था, मैंने इसको स्मॉल n से लिखा था। ठीक है, अब ध्यान रखियो कि जो स्मॉल n है ना वो खाली नंबर ऑफ फोटोन्स हैं। क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स है। जबकि ये जो कैपिटल N है ये क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड है, कि 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे? खाली नंबर ऑफ फोटोन्स को। यहाँ पर टाइम का कोई लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ तक बेटे हमने ना जितना भी हमसे फोटोन्स के बारे में स्टडी हो सकता था हमने कर लिया है। और अगर आपको इतनी भी चीज़ें आती हैं, मतलब ये जो फॉर्मूले लिख रखे, अगर आपको इतने भी आते हैं आप डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था ना बेटे, वो 12400 डिवाइड बाय में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, मतलब लास्ट लेक्चर में समझाया था, वो ध्यान रखना कि अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है तब आता है। ऑब्वियस बात है, हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या, डोंट वरी, इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो तब लिखना जब आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, अगर जूल में चाहिए फिर नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं बेटे। अब इसके साथ साथ अब ध्यान से सुनो, हम ना ये प्रूव करने की कोशिश करने वाले बेटे क्या, कि जो रेडिएशन है ना, ये जो लाइट वेव है बेटे, एक तरह से पार्टिकल है, वो हमें पता लगा कि फोटोन्स का है। अब हमें क्या करना है बेटे? अब ऐसा तो है नहीं कि भी मुंह फाड़ के कोई बोल देगा, उसको कोई साइंटिस्ट आएगा, उसको रात को सपना आएगा, वो बोल देगा ले भाई पकड़, मैं तो ये बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात मानो सारे के सारे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता बेटे ऐसा। तो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। आप अगर एक्सपेरिमेंट प्रूफ देते हो किसी चीज़ का तब वो चीज़ वैलिड होती है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठा और उसने बोल दिया भाई हाँ ये पकड़ो भाई साहब, तुम, मुझे रात को सपना आया था
कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर के बनती है, फोटोन उसको मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो हर चीज़ का एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके लिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक, तब जा करके वो थ्योरी कामयाब होती है। ओके, तो हमें तो बेटे प्रूफ चाहिए, हमें तो प्रूफ करना है कि किस तरह से जो फोटोन होंगे वो पार्टिकल नेचर शो करें, मतलब जो लाइट होगी वो पार्टिकल से मिलकर के बनी है, जिसका नाम क्या है, फोटोन है, वो कैसे है। अब उसको स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स आनी चाहिए बेटे, हमें मालूम होना चाहिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल के अंदर कौन से वाले होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटे, अभी जो चीज़ है ना हम बहुत बार यूज़ करते हैं ये वाली चीज़, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। अब होता क्या है, सपोज करो मैं आपको सीधा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो कि आपके पास क्या बेटे एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम की हमने एक शीट ले ली, मान करके चले, सपोज कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम से बनी हुई है, किससे बनी हुई है बेटे, लार्ज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम से मिलकर के बनी हुई है। आपको मालूम है, सपोज कर बेटे ये एल्यूमिनियम का एटम है, ऑब्वियस बात है वो मेटल है, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना बेटे 13 है, और उसका जो मास नंबर है वो कितना बेटे 27 है। इस 13 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि उसके पास 13 तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और 13 ही इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या बेटे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक। तो इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटे। ये कौन सा शेल बनाया मैंने, के शेल। ये कौन सा शेल बनाया बेटे मैंने, एल शेल। ये कौन सा शेल बनाया बेटे मैंने, एम शेल, ठीक है। तो इसके अंदर कितने आते हैं बेटे, एल के अंदर 8 आते हैं, 1 2 3 4 6, मतलब मान लें कि 8 आगे, 5 6 7 और 8, इस तरह से मान लें। और आउटर मोस्ट के अंदर कितने आते हैं बेटे, 3 आते हैं, तो यानी कि 2 इसमें, 8 इसमें और ये 3 इसमें। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको बोलते हैं बेटे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको बेटे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक सिंगल एल्यूमिनियम एटम की बात करूं, तो सिंगल जो एल्यूमिनियम एटम है वो क्या बेटे, न्यूट्रल है। क्या वो न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल मतलब क्या है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। जितने उसके पास इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उतने क्या बेटे इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। बट जैसे मैं क्या करता हूँ बेटे, लार्ज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम कंबाइन करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटे, वो एल्यूमिनियम एटम से सेपरेट हो जाते हैं। और वो सेपरेट होने के बाद वो क्या करते हैं बेटे, सपोज कर तूने ये पूरी की पूरी शीट ले ली, पूरी की पूरी क्या ले ली बेटे, एल्यूमिनियम शीट ले ली, मैं लिख देता हूँ एल्यूमिनियम शीट ले ली बेटे मैंने, ठीक है। वो जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे, वो इस पूरी की पूरी शीट के अंदर ना रैंडमली घूमते रहेंगे, कहीं भी जा सकते हैं बेटे अब की बार वो, बट वो इस शीट को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, मैं दोबारा सुन मेरी बात, कि अगर सिंगल एटम है तब तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, तब तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है यहीं पे रहने वाले हैं। बट जैसे ही मैं लार्ज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम कंबाइन करके कोई एल्यूमिनियम शीट बनाता हूँ, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटे, डेफिनेटली ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी शीट में कहीं भी घूम सकते हैं, रैंडमली घूम सकते हैं। ये उस तरह से घूमेंगे जैसा कि किसी ट्यूब के अंदर, जैसे किसी गैस ट्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल घूमते हैं ना, तो वैसे ही ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली इसके अंदर घूमते रहेंगे, इस पूरी की पूरी शीट के अंदर, ठीक है। तो जब इसके पास से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपको मालूम है कि इसके ऊपर क्या आएगा बेटे, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बट वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, वो डेफिनेटली रैंडमली कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। अब ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर बेटे, 0 है, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है, 0। तो इसका मतलब ये जो शीट है ना, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या बेटे, ये न्यूट्रल है पूरी की पूरी शीट, ठीक है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब ध्यान से सुन बेटे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये रैंडमली घूम रहे हैं, बट ये जो एल्यूमिनियम है ना, बेसिकली बेटे हुआ क्या है, एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो वो क्या बना, Al3 पॉजिटिव प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी जो Al3 पॉजिटिव है बेटे, वो बेसिकली एल्यूमिनियम का एटम है, और वो जो एटम होते हैं वो लेटिस पॉइंट पे खड़े रहते हैं, इधर उधर नहीं मूव करते। हालांकि अपनी जगह पे वो वाइब्रेट तो करते हैं, बट इधर उधर नहीं मूव करते रैंडमली। अब ये क्या बेटे, इमोबाइल है, ये यहीं पे ही खड़ा रहेगा। इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा बेटे, 3 पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली क्या करते रहे बेटे, पूरी की पूरी शीट में घूमते रहेंगे। अब इमेजिन कर कि अगर तेरे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है, 1 मोल एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब कि 27 ग्राम है तेरे पास, समझ लियो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस 27 ग्राम के पास कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम होंगे, ऑब्वियस ही बात होगा कितना बेटे, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है बेटे, 3 करता है बेटे। तो 27 ग्राम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन
वो रेंडमली थ्रू आउट द पूरी की पूरी वॉल्यूम में घूमते रहेंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटे, वो बाहर नहीं जा पाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलता हूँ मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटे, इसको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब अगर बेटे मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको बाहर निकालना है, तो मुझे इस एल्यूमिनियम शीट को क्या देनी पड़ेगी बेटे, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो जो एनर्जी हम देते हैं ना, ज़्यादातर हम देते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है V, आप वहाँ पर चार्ज रख देते हो स्मॉल क्यू, तो उस स्मॉल क्यू चार्ज के पास एनर्जी आ जाता है कितना बेटे, क्यू इंटू वी। ठीक है, मान ले कि कहीं पे बेटे पोटेंशियल हमने रख दिया कितना, 1 वोल्ट। कितना रख दिया बेटे, 1 वोल्ट मान लिया। वहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगा कितना बेटे, E इंटू में V। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बोलते हैं इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितने जूल के बराबर होता है बेटे, 1 E का वैल्यू कितना बेटे, 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं 13 -19 जूल, सॉरी। तो जो 1 जूल होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। -19 जूल बेटे, नहीं जूल नहीं, यहाँ पे खाली वाइट टर्म आएगी, जूल तो इधर आ गया ना, इस तरह से। तो ये क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है बेटे, कि अगर किसी पॉइंट पे एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, V वोल्ट है, मतलब 1 वोल्ट है, तो आप वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रख देते हो, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाता है, कितना आता है, वो इतना एनर्जी आ जाता है बेटे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, चलो जी बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे कि मैं इस एल्यूमिनियम शीट को, मतलब हालांकि मैंने एक डिफाइन कर लिया, ये कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए जनरल कोई मेटल है, क्या बेटे ये मेटल है, तो मैंने डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया बेटे, कि सपोज कर कि कोई भी मेटल हो सकता है ये। ठीक है, अब मैं इस मेटल को कम से कम कितना एनर्जी दूं कि उसके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बाहर आ जाएं। और वो जो कम से कम एनर्जी में देता हूं उसको बोलता हूं बेटे क्या, मैं वर्क फंक्शन। क्या बोलता हूं उसको मैं, वर्क फंक्शन बेटे। और इस वर्क फंक्शन को मैं लिखता हूं फाई से। ठीक है, अब यूनिट जो होता है इसका वो क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। क्या होता है उसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। मतलब जो आप एनर्जी दोगे वो किसकी टर्म्स में देने वाले बेटे, इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, एनर्जी देने वाले हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में देने वाले हो बेटे। तो हमारे पास जैसे डिफरेंट एटम्स, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमारे पास सीजियम है बेटे, क्या है, सीजियम है। अब उस सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो कितना होता है, वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही जो हमारे पास पोटेशियम है, के है, उसका जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम इतना एनर्जी देना पड़ेगा सीजियम को कि उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सीजियम से, वो क्या आना शुरू कर दे बेटे, बाहर आना शुरू कर दे। सेम केस क्या बेटे, पोटेशियम का है कि आपको 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटे वो क्या कर जाए, उसके सरफेस से बिल्कुल ही बाहर आ जाए। ठीक है, हाँ जैसे ही सरफेस से बाहर आएगा तब उस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, उस टाइम आ सकता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। चलिए जी बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे, अब इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के डिफरेंट प्रोसीजर हमारे पास। क्या है, डिफरेंट प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोलते हैं उसको बेटे, इलेक्ट्रॉन एमिशन भी बोल देते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स एमिशंस के बारे में। ठीक, चलो जी बहुत बढ़िया। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए अपने अपने, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो मैंने हेडिंग डाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन बेटे। इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब क्या है कि एक फिनोमिनन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बेटे, कुछ फिनोमिनन है बेसिकली जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी मेटल सरफेस से उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन बोल देते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो क्या, कि द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसके कई तरह के टाइप हो सकते हैं बेटे। तो पहला जो टाइप है ना वो क्या है, पहला जो टाइप है बेटे वो क्या है, थर्मोनिक एमिशन। कैसा है, थर्मोनिक एमिशन बेटे,
थर्मोनिक एमिशन। अब नाम से ही पता लग रहा है बेटे, थर्मोनिक का मतलब क्या होता है, थर्मोनिक का मतलब क्या है, थर्मल एनर्जी। क्या बेटे, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब कि किसी मेटल को मैं क्या करूँगा बेटे, हीटअप करूँगा। हीटअप करने का मतलब क्या है कि उसको मैं एनर्जी दूंगा, उस एनर्जी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटे, थर्मोनिक एमिशन। ठीक है, तो जब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ बॉडी का, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उसको मैं एनर्जी दूंगा, एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटे, थर्मोनिक एमिशन बोल देते हैं। अब दूसरा जो एमिशन है वो क्या बेटे, फील्ड एमिशन। क्या है, फील्ड एमिशन। क्या बेटे, फील्ड एमिशन। अब नाम से पता लग रहा है बेटे, फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है यहाँ पे मतलब बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब ध्यान से सुन, तुझे मालूम है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वहाँ पे मैं चार्ज रख देता हूँ क्यू, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा कितना बेटे, क्यू इंटू ई। कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, क्यू इंटू ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्निफिकेंस भी है। तो उस फोर्स से क्या होगा बेटे, सपोज कर कि तेरे पास ये मेटल सरफेस है, तूने मेटल सरफेस कहाँ रख दिया, उसको तूने ना एक शानदार बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दिया बेटे, उसके अंदर रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे बेटे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे क्या इंटू ही, तो वो क्या करेंगे बेटे, मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह के जब हम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, फील्ड एमिशन। क्या बोल देंगे इसको, फील्ड एमिशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बेटे, उसके बाद नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बेटे। बढ़ते हैं आगे, जो थर्ड है वो क्या बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब फोटो का मतलब क्या बेटे, यहाँ पे नाम से पता लग रहा है, फोटो का मतलब होता है फोटोन। क्या है, फोटोन। जब हम सुटेबल एनर्जी का फोटोन हम क्या करते हैं बेटे, मेटल सरफेस पे डालते हैं, तो वो फोटोन बेटे इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होगा और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देगा। आप लोगों को मालूम है क्या कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो H इंटू में न्यू होता है। क्लियर है। सपोज कर कि तेरे पास ये बेटे क्या है, ये मेटल है। क्या तेरे पास ये बेटे, मेटल है। ठीक, ऑब्वियस बात है, उस मेटल का अपना वर्क फंक्शन है। मान लीजिए कि मैंने सीजियम ले लिया। कितना ले लिया बेटे, सीजियम ले लिया। अब सीजियम का जो वर्क फंक्शन था वो कितना था बेटे, वो था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कि मैं अगर कम से कम सीजियम प्लेट को या फिर सीजियम मेटल शीट को अगर एनर्जी देता हूँ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके मेटल सरफेस से अपने आप बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से सुन, फोटोन है, उसके पास भी तो क्या बेटे, एनर्जी है। क्या उसके पास एनर्जी है। अगर ये वाली एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, अगर ये वाली एनर्जी क्या बेटे, इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसके मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। और इस तरह से अगर हम एमिशन कराने लग जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्या बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बोलते हैं उसको बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है। अब इसी में एक और होता है बेटे, वो होता है सेकेंडरी एमिशन। क्या होता है उसके अंदर, सेकेंडरी एमिशन। मैं लिख देता हूँ उसको, सेकेंडरी एमिशन। अब सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या है कि मान ले बेटे क्या होता है, आप क्या करते हो, कोई मेटल सरफेस ले लिया आपने इस तरह से, ठीक है, उसके ऊपर उसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रैंडमली घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या करते हो बेटे, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हो, मतलब बाहर से। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको क्या कर देता है बेटे, ट्रांसफर कर देता है। उससे क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो रैंडमली घूम रहा है, वो क्या करते हैं बेटे, बाहर आ जाएगा उसके सरफेस से। तो इस तरह के एमिशन को अपन क्या बोल देते हैं बेटे, सेकेंडरी एमिशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एमिशन बोल देते हैं। ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस में बेसिकली वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें फोटोन के बारे में स्टडी करना है, हमें फोटोन को क्या प्रूव करना है, पार्टिकल प्रूव करना है। तो हम अब जो हमारी डिस्कशन होगी इस लेक्चर के बाद वो किस पे होगी बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे, जिसको हम नाम देंगे बेटे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू।